हेलो बच्चों, किन किन बच्चों ने खाने में हरी सब्जियां खाई है? मैंने खाई है। शाबाश। हमें हरी सब्जियां रोज खानी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो, समझे? आज की कहानी बहुत साल पहले की है, जब गुरुकुल की प्रथा थी। एक परिवार में हर्ष नाम का बालक बहुत चैन से रह रहा था, मगर जब वो 7 साल का होने को आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र हर्ष, कल तुम 7 वर्ष के हो जाओगे। मैं तुम्हें अपने कुल में चली आ रही परंपरा के विषय में तुम्हें बताना चाहूंगी। हाँ माँ, अवश्य। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कई कोसों दूर गुरुकुल में अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ेगा पुत्र। जब तक गुरुकुल में तुम सभी विद्याओं को भली प्रकार ग्रहण न कर लो, तब तक तुम इस परिवार में वापस नहीं आ सकते। इन विद्याओं को ग्रहण करने में कितना समय व्यतीत होगा माँ? लगभग 17 वर्ष। जब तुम कल सुबह घोड़े पर सवार होगे, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। परीक्षा बहुत कठिन है पुत्र, परंतु तुम्हारे दादा परदादा के समय से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक कोई भी इस परीक्षा में विफल नहीं हुआ। सो पुत्र हर्ष, तुम भी पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ माँ, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। चाहे मेरा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, मैं अपने कुटुंब का मान रखूंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले हर्ष की माँ उसके लिए जरूरी सामान बांध कर देती है। हर्ष के पिता घोड़े को तैयार करते हैं। हर्ष अपने माता पिता से गुरुकुल जाने की अनुमति लेता है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 17 वर्ष बाद सफल होकर ही इस कुटिया में वापस आऊं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर हर्ष घोड़े पर सवार हो जाता है, मगर जैसे ही घोड़ा कुछ दूर आगे बढ़ता है तो हर्ष को अपनी माँ की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ती है। हर्ष का मन विचलित होने लगता है कि बस एक नजर वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख ले। हर्ष मन ही मन सोचता है, माँ मेरे वियोग में रो रही है। मुझे बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए ताकि वो मुझे हंसकर विदा कर सके। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरी परीक्षा की घड़ी अभी से ही आरंभ हो गई है। यदि मैं पहली परीक्षा में ही विफल हो गया तो समस्त कुटुंबजनों में मेरे और मेरे माता पिता के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाएगा। नहीं, मुझे अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। हर्ष किसी तरह अपने आंसुओं को पीकर और मन को कड़ा करके कोसों दूर गुरुकुल के द्वार पर पहुंच जाता है। वहां जैसे ही घोड़े से उतरकर अपना वस्त्र आदि सामान लेकर वो द्वार से अंदर प्रवेश करने लगता है, तभी एक कड़क और जोरदार आवाज उसे सुनाई पड़ती है। वो आवाज गुरु की है। ठहर जाओ बालक, वहीं द्वार पर ठहर जाओ। मेरा नाम हर्ष है। मुझे मेरे माता पिता ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। हमें तुम्हारे विषय में पहले से ही ज्ञात है बालक हर्ष। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भव। अभी तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है बालक हर्ष। पहली परीक्षा ये है कि तुम्हें यहीं द्वार पर आंखें बंद करके बिना हिले डुले तब तक बैठना पड़ेगा जब तक कि मैं स्वयं तुम्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं दे देता। गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार है। बालक हर्ष को लगने लगा कि उसके पूर्वज वास्तव में कितनी कठिन कठिन परीक्षाओं से गुजरे होंगे और सभी अंततः सफल भी हुए, तो भला वो कैसे हार मान ले। वो अपने वस्त्र और सामान की पोटली जमीन पर रखकर वही बगल में ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर बैठ जाता है। मगर अभी तो और भी कठिन घड़ी आने वाली थी। गुरु के इशारे पर गुरुकुल के कुछ बच्चे आते हैं और बालक हर्ष को हर तरह से तंग करने की कोशिश करने लगते हैं। अरे मित्रा, इस बालक का तनिक मुख तो देखो। अवश्य ही ये किसी
वानर का पुत्र जान पड़ता है। वानर, ए वानर, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? लगता है आपने गृह स्थान पर भूल आए। अरे इसकी पोटली में क्या है? चलो खोल कर देखते हैं। सभी शिष्य पोटली खोलते हैं और उसमें घी से बने स्वादिष्ट लड्डू खाने लगते हैं। हर्ष मन ही मन सोचता है, हे ईश्वर, मुझे धैर्य प्रदान करे ताकि मैं इनकी खिल्लियों से तनिक भी विचलित ना हो। धैर्य बढ़ाओ प्रभु, ताकि मैं अपनी आंखें बंद रख सकूं तब तक, जब तक कि गुरुदेव स्वयं मुझे प्रवेश के लिए नहीं पुकारते। इस तरह बालक हर्ष संकल्प साधते हुए गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर आंखें बंद किए घंटों बैठा रहा। सायंकाल आ गया, चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। एक एक कर सभी शिष्य अपनी कुटिया में चले गए। सर्दी के मारे हर्ष कांपने लगा, पर वो जरा सा भी हिल नहीं सकता था और न ही अपनी आंखें ही खोल सकता था। बस उसका रोम रोम ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो इस कठिन परीक्षा को पार कर सके। तभी अचानक गुरु की पुकार उसके कानों में पड़ती है। बालक हर्ष, मैं तुम्हारी संकल्प शक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुआ। तुम इस गुरुकुल में प्रवेश की प्रथम परीक्षा में सफल हुए। जी गुरुदेव। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। तुम्हारा इस गुरुकुल में स्वागत है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। हर अगली परीक्षा पहली परीक्षा से भी कठिन होती गई, मगर हर्ष की संकल्प शक्ति भी साथ में बढ़ती गई और वो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता गया। पूरे 17 वर्ष बीत गए और हर्ष ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ। कहा जाता है कि जिस पुरुष को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसका इसी शरीर में रहते हुए दोबारा जन्म होता है। अब वो दिन आ गया था जब वो गुरुकुल से विदा लेने के लिए गुरु का आशीर्वाद लेने उनकी कुटिया पर पहुंचा। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आयुष्मान भव। हर्ष, अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो और जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसका दोबारा जन्म होता है। एक जन्म शरीर का होता है जो तुम्हें माता पिता से प्राप्त होता है और दूसरा जन्म गुरु से मिलता है, उसे द्विज कहा जाता है। आज से तुम द्विज हो गए हो। दुनिया में कई तरह के ज्ञान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही है। यानी जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ज्ञानी अर्थात द्विज कहलाता है। अब कल तुम सब फिर आना, मैं अपनी कहानी के पिटारे से नई कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों। ये कहानी है पंजाब की रहने वाली रोहिणी और उसकी भाभी शोभा की। रोहिणी के बच्चों की जैसे ही छुट्टी पड़ती थी वो अपने मायके आ जाती थी और ननद के आते ही शोभा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी ननद उसे बहुत दुखी करती थी। बस शोभा अपनी ननद के आते ही दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। गर्मी का मौसम था तो रोहिणी बच्चों की छुट्टियां पड़ने पर अपने घर चली जाती है। तब शोभा उससे कहती है, अरे दीदी, आप आ गई? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। अच्छा, क्या सच में आप मेरा इंतजार कर रही थी? खैर, कैसी हैं आप भाभी? मैं अच्छी हूँ दीदी। बताइए, आप क्या लेंगी? चाय बनाऊं या कुछ ठंडा लेकर आऊं? अरे भाभी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? इतनी गर्मी हो रही है, भला चाय कौन पिएगा? आप जाइए, जल्दी से पहले ठंडा लेकर आ जाइए, उसके थोड़ी देर बाद चाय बना लेना। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से ठंडा लेकर आती हूँ और बच्चों को भी कुछ अच्छा बना कर देती हूँ। शोभा अंदर किचन में जाती है और ठंडा डालने लगती है और मन ही मन सोच रही होती है, आ गई मेरा जीना हराम करने के लिए। हर बात पर ताने देगी। कुछ दिन तो मुझे आराम करने के लिए मिलेगा ही नहीं।
शोभा ठंडा लेकर अपनी ननद के पास जाती है और उसे दे देती है और उससे बातें करने लग जाती है। और बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक है ना? और क्या बताऊं भाभी आपको, पूछो मत। वो मेरी ननद है ना, थोड़ी दूर पर ही उसने घर ले लिया। अब वो हर हफ्ते घर आकर बैठ जाती है और मेरी तो रेल बनाकर रख देती है। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड। अरे अरे, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाभी की थोड़ा मदद कर दे। उन्हें भी तो थोड़ा आराम चाहिए। और पता है, उनके बच्चे घर आते ही पूरा घर खराब कर देते हैं। मैं तो संगवा संगवा कर थक जाती हूँ और मेरी ननद एक जगह पर बस पसर जाती है। वहीं बैठकर उसे खाने के लिए देना और उसके बच्चों को कभी कुछ बनाकर देते रहना, साथ ही अपने घर और अपने बच्चे के काम भी। बस मेरा तो जीना दुश्वार हो जाता है जब मेरी ननद आ जाती है। गलत बात है दीदी। अरे घर ही तो आती हैं, थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। आखिर वो भी तो इंसान है, भाभी कोई मशीन थोड़ी होती है। वैसे भाभी, आप ये बात मुझ पर डालकर तो नहीं कह रही हो? अरे नहीं नहीं दीदी, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपकी ननद के बारे में कह रही हूँ। चलो मैं खाना बना कर आती हूँ। शोभा खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाकर वो आराम करने के लिए बैठने ही वाली होती है कि रोहिणी फिर उसे बुला लेती है और अपनी ननद की बातें शुरू कर देती है। एक बात बताऊं भाभी, मेरी ननद के बच्चे तो खाने पर ऐसे टूटते हैं मानो जैसे कितने बड़े भुक्खड़ हों, जैसे उन्हें अपने घर कुछ मिलता ही नहीं। तभी रोहिणी का बेटा आता है और वो एकदम से स्नैक्स और सारे खाने की चीजों को जल्दी जल्दी खाने लगता है, थोड़ा गिरा भी देता है। तब रोहिणी कहती है, आराम से खा ले, इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रहा है? भाभी ये यहीं पर ऐसा कर रहा है, घर पर खाने को तो हाथ भी नहीं चलते। मैं पीछे पीछे दौड़ती रहती हूँ पर खाते ही नहीं है। नमकीन के पैकेट तो मुझे अपनी काम वाली को देने पड़ते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं दीदी, बच्चे ही तो हैं, ऐसा ही अपने घर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। खाना खाकर सब आराम करने लग जाते हैं। अगले दिन शोभा एक बहुत सुंदर सा सूट पहन कर आती है, जिसे रोहिणी देख लेती है। अरे भाभी, ये आपका कौन सा सूट है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो हर महीने आ जाती हूँ। आपके पास ये सूट भी है? आपने पहले कभी ये सूट नहीं दिखाया। ये सूट मेरी मम्मी ने मुझे पिछले ही हफ्ते दिया है, तो मैंने आज पहन लिया। शाम को शायद ये कह रहे थे आज कहीं पार्टी में जाना है, तो सोचा इसे ही पहन लूं। अरे भाभी, आप तो बड़ी वैसी हो। मतलब हम यहाँ आए हैं और आप पार्टी में जाने की बात कर रहे हो? हम सब भी चलेंगे। मैं भैया से बात कर लूंगी, हम सबको भी पार्टी में जाना है। और सुनो, आप कुछ और पहन लो। मुझे ये सूट ना बहुत पसंद आ रहा है। मेरे को ये सूट पहनना है। आप इसे निकाल दो और आप कुछ और पहन लो। कोई बात नहीं दीदी, आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको बोल दूंगी कि हम सभी पार्टी में चल रहे हैं। और रही सूट की बात, तो इस सूट को आप ही ले लीजिए। वैसे भाभी क्या बताऊं आपको, मेरी ननद तो हर बार आती है और जो भी सूट मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ, जो मम्मी मुझे देती है या आप दे देते हो ना, वो मुझसे हर बार लेकर चली जाती है और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। सही में मेरी ननद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं क्यों आ जाती है। सही कहा आपने, वो तो बहुत बुरी है। शाम में सब तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। शोभा के पति को इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि वो एक कपल पार्टी थी और सिर्फ शोभा को और उसे ही जाना था, लेकिन वो सबको लेकर जाती है। फिर अगले दिन रोहिणी बोलती है, अरे भाभी, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आपकी ननद घर आई है तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो करा दीजिए, फिर हम भी अपने घर जाएंगे। अरे दीदी, कोई बात नहीं, अभी तो आपके जाने में समय है। मैं दिलवा दूंगी जो भी आपको चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, आज हम सब फ्री हैं। चलो आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। मेरे बच्चों के कपड़े, ससुराल वालों के, सबके कपड़े दिलवा दो, फिर हम भी आराम से अपने घर चले जाएंगे। शोभा रोहिणी को लेकर बाजार चली जाती है
और उसे उसकी मनपसंद के कपड़े दिलवा देती है और बच्चों को भी दिलवा देती है। घर आकर रोहिणी शोभा से कहती है, अरे भाभी, कुछ अपनी तरफ से भी दो ना। ये तो भैया के पैसे के हैं, तो ये तो भैया की तरफ से हो गए। आपके पास तो कितने सुंदर सुंदर सूट है, साड़ी है। चलिए मुझे अपनी सेफ दिखाइए, मैं अपनी पसंद से ले लूंगी। रोहिणी शोभा की सेफ में जाकर जो भी उसकी सुंदर साड़ी होती है उन्हें ले लेती है और चॉइस करके रख लेती है। अगले दिन बच्चे खेल रहे होते हैं। रोहिणी के बेटे ने अपने मामा का लैपटॉप तोड़ दिया। शोभा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। अरे भाभी, ये बहुत महंगा था क्या? हाँ, लैपटॉप तो महंगे ही होते हैं। वैसे गलती तो आप ही की थी भाभी। अगर इतनी महंगी चीज थी तो बच्चों के घर में आपको संगवा कर रखनी चाहिए थी। आपको अपनी सेफ में ताला लगाकर रखनी चाहिए थी। अब बताओ, हो गया ना नुकसान? इसमें आपकी ही गलती है। हाँ दीदी, मेरी गलती है। मैं इतने दिन से आपकी बात सुन रही हूँ, कैसे आप अपनी ननद की गलतियाँ निकाल रही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन क्या आप सोचती हो कि जैसा आपकी ननद आपके साथ करती है वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करती हैं? और मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। ये रिश्ता ही ऐसा है भाभी ननद का, सबको एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन आजकल ननद और भाभी एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे को ताने देने में लगी रहती हैं। अगर आपने अपनी ननद को सपोर्ट किया होता तो आपके मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वही भावना आती। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप उनके साथ प्यार से रहोगी तो वो भी आपको प्यार देगी। शोभा की बातें सुनकर रोहिणी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और फिर अपनी ननद के साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है। इस रिश्ते में तानों से तकरार ही होता है।